नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हिमा जन्मेजा। सबसे पहले रुक कर लेते हैं आज की सुर्खियों का। जगन्नाथ मंदिर में हुआ गणेश पूजन, जगन्नाथ मेला महोत्सव हुआ शुरू। लंपी से गौवंश की मौत होने पर सरकार ने पशुपालकों को दी आर्थिक सहायता। जिले के पशुपालकों को 6 करोड़ 11 लाख की दी आर्थिक सहायता। नौगांवा में लगातार चोरियों से दुकानदार दहशत में, थाना इंचार्ज से चोरियों को जल्द खोलने की मांग। सरकारी स्कूल के शिक्षक से हुई 22 लाख की ठगी, ठग ने पीड़ित शिक्षक से दोस्ती कर की है ठगी। और अब खबरें विस्तार से। नगर पालिका क्षेत्र के अनेक मोहल्लों की निर्धन और आर्थिक तंगी से परेशान महिलाओं के दल ने उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी अमित कुमार से नरेगा में रोजगार दिलाने का ज्ञापन सौंपा। साथ ही रामगढ़ कस्बे के अनेक मोहल्लों में पेयजल संकट से अवगत करवाते हुए समस्या का समाधान की मांग की। वार्ड संख्या 23, 24, 25 और 26 के नायक मोहल्ला, सराय मोहल्ला, भैरोजी मोहल्ला, सैनी मोहल्ला, भलाई मोहल्ले की सुमन देवी, भागवती देवी, मैना जाटव, मधु देवी, संतरा देवी, कौशल्या सैनी, रघुबरी वर्मा, गीता देवी, आशा सैनी, द्रौपदी सहित अनेक दर्जन महिलाओं ने नरेगा में रोजगार दिलाने और पेयजल समस्या से निजात दिलाने का आग्रह किया। महिलाओं की तरफ से उन्हीं के मोहल्ले के मनोनीत पार्षद एवं अधिवक्ता रोहिताज सैनी ने उपखंड अधिकारी को अवगत करवाया कि इनमें से अनेक महिलाएं प्रातः 4 बजे से ही पीने के पानी के लिए जुगाड़ में लग जाती हैं। सार्वजनिक हैंड पंपों पर लाइनों में लग जाती हैं, तब जाकर सारा दिन में 2 या 4 मटके पानी ही भर पाती हैं। इधर कस्बे की सप्लाई के लिए ललावंडी रोड पर लगे बोरिंगों की राइजिंग लाइन में लोगों ने अवैध कनेक्शन कर पानी का कृषि कार्य में उपयोग ले रहे हैं, जबकि कस्बा पेयजल समस्या से परेशान है। जिस पर उपखंड अधिकारी अमित कुमार ने महिलाओं से नरेगा में रोजगार के बारे में जानकारी ली कि किसको कितना मिला है। महिलाओं से वार्ता करने के बाद एसडीएम अमित कुमार ने नगर पालिका को रोजगार मांगने आई महिलाओं को रोजगार देने का पत्र भेजकर जारी करने का आदेश दिया और साथ ही पेयजल समस्या समाधान के लिए सहायक अभियंता से दूरभाष पर बात करके समस्या समाधान कराने को कहा। साथ ही जगह जगह राइजिंग लाइन में किसानों द्वारा किए गए अवैध कनेक्शनों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। राजस्थान सरकार की तरफ से शहरी रोजगार गारंटी योजना है, उसके क्रियान्वयन के लिए और लोगों को रोजगार मिले उसके लिए काफी सारी महिलाएं परेशान थी। तो उनका एक 50-60 महिलाओं का डेलीगेशन आदरणीय एसडीएम साहब से मिलने आया, जो कि नगर पालिका के प्रशासक हैं। तो हमने उनसे यही चर्चा हुई है कि साहब हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। और रोजगार इसलिए आवश्यक है कि आज इस महंगाई में जब प्रदेश की सरकार रोजगार को लेकर इतनी सजग है, प्रदेश की सरकार रोजगार को लेकर इतनी चिंतित है, तो यहाँ के जो प्रशासन है उसको भी उस चिंता को मानना चाहिए और इन सभी महिलाओं को अगले 1-1, 1.5 वर्ष के काम का जो भी इनका बनता है उनको काम देना चाहिए। तो एसडीएम साहब ने भी आज इस लंबी चर्चा हुई। आदरणीय चेयरमैन साहब, आदरणीय पीओ साहब को इस मामले में उन्होंने बात की है और कह रहे थे कि मैं एक लेटर जारी करके और ये बताऊंगा कि जल्द से जल्द कैसे ये काम को रोका जाए। पानी की क्या समस्या थी? हाँ, और दूसरी जो हमारी चर्चा हुई वो पानी पर हुई। पानी पर चर्चा का जो विषय था कि पूरा कस्बा प्यासा मर रहा है इस समय, इसमें कोई दोहराए नहीं है। उस पानी को लेकर के ना एसडीएम साहब ने अवगत कराया है कि प्रदेश की सरकार ने 24 घंटे की बिजली तो ललाउंडी में उपलब्ध करा दी है, लेकिन वहां जो ललाउंडी से और रामगढ़ कस्बे के बीच में पाइपलाइन दबी हुई है, उस पाइपलाइन में अवैध तरीके से जिन लोगों ने भी कनेक्शंस किए हुए हैं उन पर वो लोग पानी का दोहन कर रहे हैं गलत तरीके से। तो जल्द से जल्द प्रशासन इनके खिलाफ पीएचडी विभाग को लिख के देंगे, जिससे कि ये जो खेती के लिए और अनावश्यक रूप से पानी की चोरी की जा रही है पाइपलाइनों को फोड़ करके ना, इन पे अंकुश लगे और जिससे कि पूरा कस्बा तरबतर हो सके और सभी लोगों को अपने हक और हिस्से का पानी। खबरों में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक अग्रणी स्कूल है इंग्लिश मीडियम का। राजस्थान 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षाओं का 100% परिणाम के साथ साथ उपखंड स्तर पर, जिले में व प्रदेश स्तर पर मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला रामगढ़ का सर्वश्रेष्ठ स्कूल है।
विद्यालय में उच्च कोटि के शिक्षकों की टीम है जो बच्चों के साथ कठोर परिश्रम करती है। विद्यालय में फिजिक्स के विष्णु सर, केमिस्ट्री के प्रदीप सर, बायोलॉजी के रवि सर, मैथ के सुनील सर, मानसिंह सर नए प्रयोग कर बच्चों के डाउट्स क्लियर करते हैं। विद्यालय में बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी व कंप्यूटर लैब है व नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL में साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग में रोबोटिक्स में नए इनोवेशन कर रहे हैं। संस्कार वैली ने सत्र 2023 में रामगढ़ उपखंड स्तर में टॉप किया है। वह अपने ऐतिहासिक परिणाम देने की परंपरा को जारी रखा है। विद्यालय में कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में अर्जुन भारद्वाज ने 96%, 12वीं कला वर्ग में सिमरन ने 92.20% प्राप्त कर अंग्रेजी माध्यम रामगढ़ उपखंड स्तर पर टॉप किया है। दीपक सैनी 91%, 12वीं विज्ञान वर्ग कक्षा 10वीं बोर्ड में जिया गर्ग ने 94.33%, खुशी जैन ने 93%, इशिका गालव ने 92.83%, सांची मनचंदा ने 92.50%, गर्वित खंडेलवाल ने 92.17%, भूमिका और हिमांशु चौधरी ने 90.50% अंक प्राप्त किए हैं। इन सभी को विद्यालय के चेयरमैन श्री मुरारी दहिया व प्रधानाचार्य श्रीमती सुनीता दहिया ने सभी बच्चों को बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। My name is Ishika Galav and my father's name is Mr. Om Prakash Galav, Rashtrapati Award से पुरस्कृत, and my mother's name is Mrs. Manju Devi. She is a housewife. I got 92.83% in my class 10 board examinations. I want to give its credit to my teachers, parents and the study environment of my school, Sanskar Valley Senior Secondary School. In this school, teachers provide better education and they also motivate us to study. They also tell us about future opportunities. My school teachers are very devoted towards study and I want to thank my teachers and school for this result. Thank you. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजकीय महाविद्यालय खैरतल में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई के तत्वाधान में शुक्रवार को समर कैंप का शुभारंभ हुआ। प्रथम दिवस के समन्वयक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी कनिष्क ने बताया कि पहले दिन युवाओं ने समर कैंप की तैयारियां की। NSS के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार ने हिंदी साहित्य विविध रचनाएं वितरित की। विद्यार्थियों ने अधिक से अधिक रचनाएं पढ़कर समापन पर उनकी समीक्षा प्रस्तुत करने का संकल्प लिया। सहायक समन्वयक पंकज ने बताया कि अलवर से आई रुचि अरोड़ा ने विद्यार्थियों को आत्मविश्लेषण का महत्व समझाया और अपने भावों, अपने अनुभवों और जीवन की घटनाओं को रचनात्मक रूप में सहेजने के लिए जर्नल्स तैयार करना सिखाया। इसी दौरान विद्यार्थियों ने भी अपने जीवन के अनुभवों पर रचनात्मक जर्नल्स तैयार किए। द्वितीय सत्र में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में MPhil पाठ्यक्रम में चयनित अंकित भार्गव ने युवाओं को अच्छे विश्वविद्यालय से अध्ययन करने का महत्व समझाया। साथ ही उन्होंने बताया कि जब तक विद्यार्थी अपने जीवन में संकल्प के साथ आगे बढ़ने की आग पैदा नहीं करेंगे तब तक वे सीमित दायरे में बंद कर ही रह जाएंगे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में चयनित होने तक की यात्रा के अनुभव को साझा किया और सफलता के लिए निरंतर संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। समर कैंप में शिवानी, तन्नू, नोवेश, करिश्मा, अंशु, सोमा कौर, गोल्डी, शांतनु आदि लगभग 40 विद्यार्थी शामिल थे। समर कैंप में स्टाफ सदस्य रमेश चंद, सौम्या बारेट, निहाल सिंह आदि सहयोग रहा। हम देखो आवाज देखो तुम्हारी तरफ एक बार ठीक से बोलो हम यार प्लीज। यहाँ पे 28 लड़कियां और 8 लड़के बैठे। छोटा छोटा लिखा है, कलर है इसमें दिख रहा है कुछ, येलो कलर है, रेड कलर है, तो हर कलर की कहानी है। येलो जब मैं बहुत खुश होती हूँ तो मैं बहुत येलो कलर करती हूँ। बरसात के सीजन से पहले शहर के नालों की साफ सफाई व रीको के द्वारा चलाए जा रहे CETP के कार्य की प्रोग्रेस जानने के लिए बीड़ा CO श्वेता चौहान ने बीड़ा सभागार में शुक्रवार को अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें अभी हाल ही में बीड़ा CO के द्वारा रीको के अधिकारियों को नाले की सफाई के लिए दिए गए आदेश की कितनी पालना हुई इस पर जानकारी ली गई। साथ ही रीको के द्वारा औद्योगिक कंपनियों के गंदे पानी को CETP प्लांट तक लाने के लिए 175 करोड़ रुपए की लागत से डाली गई पाइपलाइनों में कितनी कंपनियों के कनेक्शन हो चुके हैं, इस पर भी फीडबैक लिया गया। बैठक के दौरान नगर परिषद सहित रीको व प्रदूषण विभाग के अधिकारियों ने अपनी अपनी बात रखी। बीड़ा CO श्वेता चौहान ने बताया कि बरसात का मौसम आने वाला है, उससे पहले शहर के सभी नालों की सफाई होना जरूरी है, जिससे शहर के लोगों को समस्या का सामना नहीं करना पड़े। कुछ नालों की सफाई करवाई गई थी, लेकिन नालों से निकला हुआ कचरा सड़क पर ही छोड़ दिया गया। उसके निस्तारण के लिए भी बैठक में चर्चा की गई। साथ ही रीको के द्वारा डाली जा रही CETP लाइन में भी अभी तक कंपनियों के नाम मात्र ही कनेक्शन
कनेक्शन हो पाए हैं। बची हुई कंपनियों के भी लाइन से कनेक्शन जल्दी ही कराने के आदेश दिए गए, जिससे बरसात के समय कंपनियों का गंदा पानी नाले में ना छोड़ा जाए। बैठक के दौरान सभी अधिकारियों को दिए गए निर्देशों का जल्द पालन करने के लिए आदेश दिए गए हैं। इस दौरान बीड़ा सीओ श्वेता चौहान सहित रीको, प्रदूषण विभाग व नगर पालिका के अधिकारी मौजूद रहे। सदर थाना पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से अवैध रूप से 20-20 लीटर हथकढ़ शराब बरामद की है। सदर थाना प्रभारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि थाने पर मुखबिर से सूचना मिली कि 2 व्यक्ति अवैध रूप से खड़े होकर हथकढ़ शराब बेच रहे हैं, जिस पर थाने से पुलिस जाब्ता रवाना किया गया। पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा, जहां पर आरोपी हवा सिंह और शरीफ खान मौके पर खड़े होकर अवैध रूप से हथकढ़ शराब बेचने में लगे हुए थे, जिनको पुलिस ने घेराबंदी करते हुए पकड़ा और थाने पर लाकर आबकारी एक्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और इनके कब्जे से 20-20 लीटर हथकढ़ शराब बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। माननीय आईजीपी महोदय रेंज जयपुर द्वारा चलाए जा रहे अभियान की पालना में अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कल 2 आरोपियों को में हथकढ़ शराब के गिरफ्तार किया गया है, जिनको पृथक पृथक गिरफ्तार करते हुए 20-20 लीटर अवैध हथकढ़ शराब बरामद की गई है, जिनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर आज पेश न्यायालय किए जा रहे हैं। आरोपीगणों के नाम, एक का नाम तो हवा सिंह है और दूसरे का शरीफ खान है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। विजन साइंस एकेडमी अलवर शहर की एक ऐसी संस्था है जिसने स्थापना के प्रथम वर्ष में ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देकर एक नया आयाम स्थापित किया है, जिसमें अध्ययनरत बच्चों ने 90% से अधिक अंक लाकर संस्था का नाम रोशन कर दिया है। विजन साइंस एकेडमी में कोटा और जयपुर से अच्छे वातावरण में नीट, आईआईटी, जेईई, फाउंडेशन क्लासेस 9 to 12, ओलंपियाड, एनटीएससी की तैयारी करवाई जाती है। विजन एकेडमी में अध्ययनरत 50% बच्चों ने कक्षा 12वीं में 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। हमारी संस्था में स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशनल सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। हमारी संस्था में बच्चों के लिए फुल एसी कैंपस, बच्चों के आने जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा, बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। विजन साइंस एकेडमी में अनुभवी स्टाफ है जो बच्चों के साथ पढ़ाई में कड़ी मेहनत करता है। विजन साइंस एकेडमी में बच्चे को पढ़ाई का माहौल बेहतरीन अनुशासन के साथ मिलता है। अगर आपको भी ऐसी ही संस्था की तलाश है तो एक बार विजन साइंस एकेडमी पर विजिट अवश्य करें। हमारा पता है विजन साइंस एकेडमी, वैशाली नगर, भैरव बख्श स्वीट्स के पास, अलवर। First result of Vision Science Academy, Alvar branch, in 12th class, 7 out of 15 students got more than 90%. This is the biggest result in district Alvar. 50% of students got more than 90%. NEET and IIT, we have 9 selection in last 5 years in NEET. Top ranker AIR 130, Jagdish Kumar, सनोप ताराचंद, रामगढ़ से है बच्चा। एंड आईआईटी लास्ट ईयर हिमांशु गाला गॉट 2129 रैंक इन एडवांस एंड अदर 14 स्टूडेंट सिलेक्टेड इन मेंस। हमारा प्रयास है लिमिटेड सीट्स में, इन वन सेक्शन वी हैव ओनली 31 सीट्स, सिंगल सीटेड फर्नीचर है, कंप्लीट एसी बिल्डिंग है, हायर क्लास फैकल्टी है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेफ फ्लैट्स उपलब्ध।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लंपी वायरस बीमारी के दौर में गोवंश चपेट में आया तो सरकार ने आर्थिक सहायता जारी की है। अकेले अलवर जिले के 1438 पशुपालकों को 6 करोड़ 11 लाख रुपए हस्तांतरित कराए हैं। इसी उद्देश्य से सरकार की ओर से राजस्थान किसान महोत्सव के तहत प्रताप ऑडिटोरियम में शुक्रवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक पशु की मौत पर 40,000 रुपए दिए गए हैं। जिले में कुल 1528 दुधारू गोवंश की मौत हुई थी। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि जिला स्तरीय लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री भी लाभान्वितों से बातचीत करेंगे। अलवर से भी एक महिला पशुपालक से मुख्यमंत्री से बात करेंगे। प्रदेश भर में पशुपालकों को 175 करोड़ राज्य में लंपी रोग से मृतक पशुओं के पशुपालकों के खातों में आर्थिक सहायता राशि 175 करोड़ 80 लाख रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। इस पूरे प्रदेश में 43,949 पशुपालकों को राशि उनके खातों में जमा कराई गई है। प्रत्येक पशु पर 40,000 रुपए आर्थिक सहायता दी गई। अलवर जिला स्तरीय लंपी रोग आर्थिक सहायता कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली, मेवात विकास बोर्ड अध्यक्ष जुबेर खान, जिला बिसू का उपाध्यक्ष योगेश मिश्रा, सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर, प्रधान रामगढ़ नसरू खान, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में पशुपालक मौजूद रहे। लोगों को फायदा मिला है, कितने की राशि यहाँ पर दी गई है? देखिए 1400 से अधिक किसानों को यहाँ पे 6 करोड़ 10 लाख 40 हजार की राशि ट्रांसफर हुई है। और आप इस चीज से समझ सकते हैं कि जब यहाँ पे एसएमएस आया अकाउंटों के अंदर, 2 लोगों के मैंने यहाँ उनके अकाउंट चेक किए तो एक का पहले जो बैलेंस था वो 57 रुपए था, अब 40,057 हो गया। एक का 63 रुपए था जो 40,063 हो गया। आप समझ सकते हैं एक आम व्यक्ति को, एक किसान को, एक गरीब व्यक्ति को 40,000 रुपए की मदद मिलती है। उसके लिए अभी आपने देखा जो मुख्यमंत्री जी ने संवाद किया उसमें हमारी माताएं बहनें कह रही हैं कि हम इससे नया पशु हम खरीदेंगे। मुख्यमंत्री जी उनको 2 पशुओं का बीमा भी दे रहे हैं। आज पूरे राजस्थान के अंदर तकरीबन 175 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है, जो कि मैं समझता हूं किसानों को संबल देने के लिए सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि जो आज महंगाई राहत कैंप लग रहे हैं उसके अंदर 10 स्कीमों का लाभ दे रहे हैं। इसके अलावा प्रशासन गांव के संग जो कैंप चल रहे हैं उसके अंदर भी सभी विभागों के लोग जा रहे हैं, जनता की, आम जनता की पूरी सुनवाई कर रहे हैं। और मैं समझता हूं हर परिवार को ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत जैसा व्यक्ति हमारे परिवार के अंदर, राशन कार्ड के अंदर एक व्यक्ति है जो परिवार को हर महीने 5-7 हजार रुपए कमा के देता है, चाहे बिजली की छूट में देता हो, चाहे मनरेगा के रूप में देता हो, चाहे वो पेंशन के रूप में देता हो, चाहे खाद्य सुरक्षा में देता हो, चाहे अन्नपूर्णा किट के अंदर देता हो, चाहे इलाज के अंदर देता हो और चाहे पशुओं के इलाज के अंदर देता हो। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिजली के जो बिल आए हैं, नौगावा तहसील में चोरियों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि कभी थाने के सामने तो कभी थाने के पीछे की दुकानों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिए जा रहे हैं। बीती रात को चोरों ने नौगावा थाने के पीछे स्थित छाबड़ा किराना स्टोर से 2 माह में दूसरी बार लाखों का सामान चोरी कर लिया। दुकानदार जितेंद्र कुमार छाबड़ा ने नौगावा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि गणेश मंदिर नौगावा के पास छाबड़ा किराना स्टोर के नाम से उनकी होलसेल की दुकान है। 15 जून की रात 3 बजे अज्ञात चोर छत का दरवाजा तोड़कर दुकान के अंदर घुसा और 10,000 रुपए नगद व लाखों रुपए का सामान चोरी करके ले गया। सुबह 7 बजे दुकान खोली तो चोरी का पता चला। जितेंद्र छाबड़ा ने बताया कि 2 माह पूर्व भी 15 अप्रैल की रात्रि को अज्ञात चोरों ने दुकान की छत से अंदर घुसकर लाखों का सामान चोरी कर लिया था। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में चोर चोरी करता हुआ नजर आ रहा है। नौगावा तहसील में 2 माह से किराने की दुकान में होने वाली तीसरी घटना है। 28 मई को भी चोरों ने थाने के सामने गली में किराना स्टोर से लाखों का सामान चोरी किया था। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं और चोरों को पकड़ने में पुलिस की नाकामी से नौगावा के दुकानदारों में जबरदस्त आक्रोश है। सभी दुकानदार सनातन धर्मशाला में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने सामूहिक निर्णय लिया। सभी भाजपा नेता जय आहूजा के नेतृत्व में नौगावा थाने पहुंचे और थाना इंचार्ज अमित जैन से मिले, जहां थाना इंचार्ज ने उन्हें जल्दी ही इन वारदातों का खुलासा करने का आश्वासन दिया। नौगावा के रवि कपूर ने बताया कि नौगावा में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में आक्रोश है। यदि पुलिस 3 दिन में इन घटनाओं का खुलासा नहीं करती है तो नौगावा का बाजार बंद किया जाएगा और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। भाजपा नेता जय आहूजा ने बताया कि नौगावा में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के संबंध में व्यापारियों के साथ मिलकर थाना इंचार्ज अमित जैन से मिले। उनकी तरफ से जल्दी ही चोरी की घटनाओं का शीघ्र खुलासा करने का आश्वासन मिला है। नौगावा कस्बे में जनवरी 2023 से लगातार चोरियां हो रही है। तकरीबन ये 10वीं चोरी है। पहले टायरों की दुकान में चोरी हुई,
तकरीबन 15-20 लाख रुपए का माल चोरी हुआ। किराना की दुकानों में लगातार 8-10 दुकानों में चोरी हो चुकी है। किसी भी चोरी का कोई समाधान आज तक नहीं निकला, ना ही पुलिस ने उसको अपनी उसे प्रायोरिटी पे लिया है, ना पुलिस ने उसको कोई गंभीरता सोची है कि हाँ ये चोरियां भी पकड़ेंगे। तो इसलिए नौगांव कस्बे में काफी रोष है, इन चोरियों का निस्तारण किया जाए। अगर निस्तारण चोरियों का नहीं होगा तो व्यापारी लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठेंगे और बाजार बंद करेंगे। ऊपर अधिकारियों से मिलना पड़ा तो ऊपर अधिकारियों से संपर्क किया जाएगा और इस मामले को कभी ढीला नहीं दिया जाएगा। दूसरा, अवैध खनन, अवैध डंपर, यहाँ इतने ओवरलोड चल रहे हैं जो कभी भी कोई हादसा हो सकता है। बिना नंबर प्लेट के चल रहे हैं, कोई नंबर प्लेट नहीं है। अगर नंबर प्लेट है तो उसको ग्रीस से पोता हुआ है। कोई हादसा हो जाए तो कोई किसी गाड़ी को नहीं पकड़ सकता। और पुलिस थाने के आगे से चलते हैं, शेरपुर रोड से चलते हैं। अवैध डंपरों का उनको रोका जाए। अगर डंपर भी रुकेंगे, उन पर कार्रवाई नहीं होगी तो उनके खिलाफ भी धरना प्रदर्शन होगा। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने कहा है कि हम 2 घंटे के बाद आप तहकीकात कर लें, 2 घंटे के बाद हम आपको बताते हैं और उसके बाद में आश्वासन देंगे। 1 दिन का देते हैं, 2 दिन का देते हैं, उसके बाद बाजार सोचेगा, व्यापारी वर्ग सोचेंगे क्या करें। नौगांवा कस्बे में लगातार होती हुई घटनाएं, चोरी की घटनाओं पर आज व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ में हम लोग नए थानाधिकारी प्रशिक्षु आईपीएस श्री अमित जैन जी से मिले हैं। उन्होंने सबको संतुष्ट किया है कि ये जो जनवरी से अब तक 8-10 घटनाएं चोरी की हुई हैं, इस ट्रेल को भंग करने के लिए और अपराधियों को पकड़ने के लिए वो पूरा प्रयास करेंगे। और अभी जो मौका वारदात है वहां पे जाके और जितने भी पीड़ित पक्ष है सबसे मिलकर के वो 2-3 घंटे में हमें ये बताएंगे कि आगे का प्लान ऑफ एक्शन पुलिस का क्या होगा और कितने दिन में इसको ब्रेक कर देंगे, कितने दिन का वो आश्वासन देते हैं। अभी काफी सकारात्मक बातचीत हुई है और एक नए सब इंस्पेक्टर है वो इसकी डेडिकेटेडली जांच करने वाले हैं। अब जिस प्रकार का रेस्पॉन्स मिला है, मुझे और बाकी लोगों को कुछ उम्मीद बंधी है कि इसका कोई नतीजा सकारात्मक निकलेगा और ये लगातार हो रही चोरियां रुकेंगी। अवैध खनन या अवैध चलने वाले ओवरलोड डंपरों पे भी सभी प्रतिनिधियों ने बात की है, उस पर भी आश्वासन मिला है कि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों को और अवैध डंपरों को। राजस्थान किसान आयोग, राजस्थान सरकार के उपाध्यक्ष एवं किशनगढ़ बास के विधायक दीपचंद खैरिया, अलवर सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन मनीष शास्त्री, नगर पालिका कोट कासिम के चेयरमैन महावीर आचार्य, पीसीसी सदस्य अजीत यादव के साथ दादी सती मां मंदिर कोट कासिम में सिंगल फेस बोरिंग एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स व जोहड़ निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात दादी सती मां के मंदिर में माथा टेककर आशीर्वाद लिया व जिले में भाईचारा, अमन, चैन एवं सभी की कुशलता के लिए कामना की। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने जब पैसे देने से मना किया तो परेशान शिक्षक थाने पहुंचा व मामले की लिखित शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने FIR दर्ज करके मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शिक्षक ने बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने दोस्ती करके कम समय में पैसे कमाने में सपने दिखाए। उसके बाद मकान बेचने के बहाने से 22,48,000 रुपए लेकर फरार हो गया। अलवर शहर के सामोला क्षेत्र में रहने वाले सरकारी स्कूल
के शिक्षक रशीद खान ने बताया कि दादर निवासी फारूक ने खुद को ठेकेदार बताया और शेयर मार्केट में पैसे लगाकर कम समय में ज्यादा कमाने के सपने दिखाए। शुरुआत में फारूक ने रशीद में 1 लाख रुपए लिए। इसकी एवज में रशीद को 1,30,000 रुपए का चेक दिया। धीरे धीरे फारूक ने रशीद के साथ दोस्ती बढ़ाई और घर आने जाने लगा। इसी बीच फारूक ने कहा कि वो मकान बेचना चाहता है, उसको पैसे की आवश्यकता है। 70 लाख रुपए का पेमेंट आना है जो अभी अटका हुआ है। इस पर रशीद उसकी बातों में आ गया और मकान खरीदने के लिए तैयार हो गया। फारूक ने अलग अलग बैंकों से रशीद का लोन करवाया, साथ ही 7 लाख रुपए नगद दिए। सभी लोन व नगद राशि की मिलाकर रशीद ने फारूक को 22,48,000 रुपए दिए। रशीद ने जब मकान की रजिस्ट्री कराने के लिए कहा तो उसने रजिस्ट्री कराने से मना कर दिया। कुछ समय बाद रशीद ने अपने पैसे मांगे तो फारूक ने पैसे देने से भी मना कर दिया। उसने कहा कि उसने ठगी की है। अब पूरा परिवार गायब है। रशीद जब भी फारूक को फोन करता है तो वो फोन नहीं उठाता। कुछ नंबर तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं। परेशान रशीद अरावली विहार थाने पहुंचा व मामले की लिखित शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने फारूक व अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रशीद ने बताया कि वो लोन की किस्त चुका रहा है, लेकिन उसके पास आगे किस्त चुकाने का इंतजाम नहीं है। घटनाक्रम ये है कि मेरी फरवरी में फारूक खान जो दादर के रहने वाला है और जयंती फैक्ट्री के पास उसका रेजिडेंस है, उन्होंने मंगलम रेजिडेंस में प्लेट नंबर 109 किराए पे मकान लिया था। मेरे को बताया था, मैंने खुद ने खरीदा ये, और उन्होंने उस मकान में रहकर मेरे को अपना रेजिडेंस मेरे से दोस्ताना बना लिया, घर पे आना जाना कर दिया बीवी बच्चों के साथ। बोल रहा है मेरे दिल्ली बॉम्बे हाईवे पे एसी वेंटिलेशन का काम है और विदेश में सेको के पास भी मेरा 20 साल का ठेका है, वहाँ भी विदेशों में मैं रहता हूँ। और भाई मैं आपको है ना, पहले सबसे पहले उन्होंने मेरे को अवॉइड किया कि भाई मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ, आपको मैं 2 पैसे कमा दूँ तो कैसे रहेगा। मैंने बोला भाई कैसे। उन्होंने कहा कि आप मुझे 1 लाख रुपए दो और मैं आपको 1 महीने में 30,000 रुपये कमा के आपको दे दूंगा। 3 दिन बाद ही चेक काट दूंगा, आपको नगद चेक दूंगा। वहाँ से भाई मेरे से उन्होंने, मैं अपने बीवी को लेके गया साथ में, उनके कान के टॉप्स बेचे और कुछ घर से इकट्ठे रुपए करके मैंने उन्होंने 1 लाख रुपए दिए उनको। उन्होंने जस्ट ही मेरे को एक चेक काट के दिया 1,30,000 का। घर पे खाना खिलाया, पता नहीं खाने में क्या मिला दिया। उस दिन से मैं उनके सामने, उनके बच्चों के सामने, मेरे पूरे बच्चों को खिलाया उन्होंने और आप लोगों ने नहीं खाया। फिर वो घर पे बचा खाना हमको भी दे दिया और घर पे जाओ आप, ठीक है आपको चेक है और आप इसको अभी मत लगाना भाई, अगले महीने में फिर डबल कर दूंगा आपका ये। कोई बात नहीं, मैंने नहीं लगाया, हम घर पे आ गए। उसके बाद उसका फिर मेरे घर पे अच्छी वीआईपी गाड़ी रखता है, स्कोडा 45 लाख रुपए की, अच्छी सूट बूट में रहता है। बोलता है भाई मैं आपको, मैं अपना भाई बना के, पार्टनर बना के आपको पैसे कमाऊंगा। उसके बाद भाई वो घर पे आना जाना हो गया उनका। फिर उन्होंने चेक को नहीं लगाने के लिए बोला। फिर उन्होंने रचना रची कि भाई सीधे आदमी है। उन्होंने एक कहा कि मैं तो भाई यहाँ रहता नहीं हूँ, मेरा मकान है घर का 22.5 रिहायशी मकान है, मैं 22.5 लाख रुपए का उसको बेच रहा हूँ और आप ले लो, मैं भाइयों के हिस्से में से मेरा मकान। कहा कि मैं तो भाई यहाँ रहता नहीं हूँ, मेरा मकान है घर का 22.5 रिहायशी मकान है, मैं 22.5 लाख रुपए का उसको बेच रहा हूँ और आप ले लो, मैं भाइयों के हिस्से में से मेरा मकान आ रहा है और मैं उसको मकान को जल्दी आपके सुपुर्द कर दूंगा। मुझे रुपए चाहिए, पैसों की सख्त जरूरत है। मेरा 75 लाख 72 लाख का चेक आ रहा है मेरा भाई। फिर मेरी जो भी होगा देखा जाएगा, मैं आपकी मदद कर दूंगा, लेकिन फिलहाल मेरी मदद करो आप। उन्होंने विभिन्न बैंकों से, SBI बैंक से 15 लाख का लोन उठवाया, मेरे साथ गया। CCTV में मेरे से जो पैसे उन्होंने अपने कब्जे में लिया, कोई लिखा पढ़ी नहीं कराई। और फिर उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा गया, ATM लोन लिया उन्होंने 5 लाख का, मेरे से लिवाया, वहाँ भी मेरे साथ था। उसके बाद ATM लोन 3 लाख का वो लिया, वो भी उन्हों को मैंने नगद दे दिया। कुल मिला के मेरी जो रकम थी
22,38,000 कुछ। उसके बाद फिर मैंने घर से रुपये दिए। उनके भाई, उनके भांजा अजय खेलदार, पिता अशरफ, भाई आसू और आजम, ये 5 लोग मेरे घर पे आए। 7,60,000 उनको घर से दिए। टोटल मेरी रकम भाई उनके पास 22,48,000 रुपये पहुँच गई है। और उन्होंने बोला, घर पे गए, भाई मकान की रजिस्ट्री करो, तो बोला भाई हमने तो आपके साथ झूठ बोली है और हम आपको झूठ बोल के ठगी करिए, हम आपको ना रजिस्ट्री करा रहे ना कुछ करा रहे। अब उन लोगों का कोई फोन मिलाते हो? कॉल कुछ नहीं लगा? कॉल उन्होंने मेरे को ब्लॉक कर दिया। मैंने फोन पे बोला भाई मेरी किस्तें जा रही है, मैं इतना कहाँ से चुकाऊंगा। टोटल कितने की ठगी हुई आपके साथ? टोटल साहब मेरे साथ 22,48,000 रुपये की हुई। अच्छा, क्या नाम है आपका? रशीद खान। कहाँ रहते हो आप? ग्राम सामोला। क्या काम करते हो? मैं शिक्षक पद पे अध्यापक हूँ। कहाँ पे? मोरेड़ा गाँव। मोरेड़ा गाँव में? हाँ। सरकारी प्राइवेट? सरकारी। सरकारी। हाँ। भिवाड़ी के कहरानी औद्योगिक क्षेत्र में संचालित दूध के प्रोडक्ट बनाने वाली पतंजलि कंपनी में गुरुवार सुबह एक कर्मचारी का कंपनी के ही ऑपरेटर के साथ एक मामूली सी बात को लेकर का झगड़ा हो गया। कर्मचारियों ने जब दूसरे कर्मचारी की एचआर मैनेजर से शिकायत की तो वो युवक नाराज हो गया और देर शाम 8 बजे छुट्टी के बाद कंपनी से बाहर युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में ही भिवाड़ी के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका उपचार चल रहा है। झगड़े में घायल हुआ उत्तर प्रदेश के सीतापुर का रहने वाला सर्वेश राजपूत पुत्र राम लखन राजपूत ने बताया कि कहरानी औद्योगिक क्षेत्र में संचालित दूध के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी पतंजलि में वह अपने चाचा का लड़का काम करता है। पैकिंग करते समय उसके चाचा के लड़के से एक बॉक्स छूटकर नीचे गिर गया, जिस पर कंपनी में ही काम करने वाले ऑपरेटर विकास ने उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिस पर विकास की एचआर मैनेजर से शिकायत की गई तो इसको लेकर विकास नाराज हो गया और देर शाम 8 बजे जब सर्वेश व उसके चाचा का लड़का और साथ में कंपनी में ही काम करने वाले सुभाष, सुनील और सूरज कंपनी से बाहर निकल रहे थे, तभी थोड़ी दूर चलने पर ही विकास आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को लेकर के खड़ा हुआ था और वहां पर आ गया और उससे लड़ाई झगड़ा करने लगा। लड़ाई झगड़े के दौरान अचानक ही विकास के दोस्त दीपक ने सर्वेश को पेट में चाकू मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर वहीं पर गिर गया। दोस्तों के द्वारा तुरंत ही सर्वेश को भिवाड़ी जिला अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। इस झगड़े में सर्वेश के अन्य दोस्तों की भी हल्की फुल्की चोटें आई हैं। पुलिस को सूचना लगने के बाद शुक्रवार सुबह पुलिस अस्पताल पहुंची और घायल सर्वेश से पूरे मामले की जानकारी जुटाई। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। साथ ही आरोपी विकास व उसके अन्य साथियों की तलाश कर रही है। कल वही 10 बजे के आसपास में पतंजलि में काम कर रहा है और वहाँ एक ऑपरेटर है विकास, उससे लड़ाई हो गई। कंपनी में अंदर हुई लड़ाई? फिर उसके बाद उसने कहा कि उनको कंपनी के बाहर देख लेंगे। फिर बाहर हम लोग 8 बजे जब छुट्टी हुई तब बाहर निकले। कितने बजे निकले हो आप? 8 बजे रात को। ठीक, उसके बाद फिर गेट से 1 किलोमीटर आगे वो मोटरसाइकिल से 4-5 बंदे आए और हम लोगों को घेर लिए। आप लोग कितने थे? हम लोग 3-4 लोग थे। उनको भी मारा पीटा है? हाँ। वो लोग कितने थे? वो लोग ज्यादा थे, लेकिन अब ये ज्यादा झुंड हो गया था, उसमें नहीं पता चला कौन। तो लड़ाई में चाकू किसने मारा है आपको? वो दीपक ने मारा। उसके बाद क्या हुआ? किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी आपने? अपनी पैकिंग चल रही थी, वो डिब्बा नीचे गिर गया, उसने झापड़ मार दिया। आपने? फिर आपने क्या किया? नहीं, हमको नहीं मारा, मेरे भाई एक चाचा का लड़का उसको मार दिया। अच्छा। तो जब लड़ाई हुई तो वो गया आचार्य के पास, उसने कहा चलो ठीक है, उसको धमकाया ऑपरेटर को। उसने कहा शिकायत लेकर क्यों गए थे वहाँ और तुमको रास्ते में देख लेंगे। फिर उसको नहीं पाया और हमको मार दिया था। पुलिस में शिकायत दे दी आपने? जी, पुलिस में शिकायत दे दी। लंबी बीमारी से दुधारू पशुओं के मृत्यु को लेकर खैरचल के किसान एग्रो ट्रेड टावर में लंबी बीमारी आर्थिक सहायता शिविर व किसान महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान एग्रो ट्रेड टावर के सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री गहलोत की ओर से लाभार्थी किसान व विशेष अधिकारी से बात की गई। शिविर में किशनगढ़ बास पंचायत समिति के 34 पंचायतों के 69 पशुपालकों को आर्थिक सहायता वितरित की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बटन दबाकर डिजिटल माध्यम से पशुधन योजना के तहत प्रति
प्रत्येक पशुपालक को 40,000 रूपए की सहायता राशि दी गई है। शिविर में विधायक दीपचंद खैरिया, खैरकल जिले के OSD डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, IPS सुरेंद्र सिंह, ADM गुंजन सोनी, SDM गंगाधर मीना, प्रधान BP सुमन, पशुपालन विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर हवा सिंह चौधरी, सहायक कृषि निदेशक राजेंद्र सिंह, विकास अधिकारी राजकुमार बायला, कृषि उपज मंडी सचिव सुरेंद्र सैनी, नायब तहसीलदार रामकिशन वर्मा, खैरकल थानाधिकारी अंकेश कुमार, खैरकल नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष विक्रम चौधरी सहित अनेक विभागों के जिला नोडल अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध जन सहित अनेक किसान व कर्मचारी मौजूद रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। RBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर एक ऐसा इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि CBSE से मान्यता प्राप्त अलवर जिले के रामगढ़ गोविंदगढ़ मार्ग पर मिलकपुर गांव के समीप 18 एकड़ भूमि पर संचालित है। विद्यालय में 11th और 12th साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स विषय इंग्लिश मीडियम में संचालित है। RBS स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12 तक के रामगढ़, गोविंदगढ़ व सीकरी आदि दूर दराज से अध्ययन करने आने वाले बच्चों के लिए बसों की सुविधा भी उपलब्ध है। RBS स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए मैदान, कंप्यूटर लैब, मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी हॉल और इसके साथ साथ म्यूजिक क्लास की भी सुविधा है। विद्यालय में वॉलीबॉल, तीरंदाजी व बैडमिंटन सहित अन्य खेल गतिविधियां भी करवाई जाती है। प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा MSc B.Ed सहित वर्षों पुराने अनुभवी और प्रशिक्षित व्याख्याता अध्यापकों द्वारा अध्ययन करवाया जाता है। RBS स्कूल के चेयरमैन राम सिंह यादव और सचिव अमन यादव प्रत्येक विद्यार्थी की गतिविधि पर बारीकी से नजर रखते हैं। तो अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए RBS स्कूल का विजिट अवश्य करें। देश के किसानों बाजरा उगा लो, दुगना मुनाफा पालो। दुगना कैसे? 86-90 से चारा खूब मिले, ठोस जितने भी एक समान मिले। 86-90 दे दुगना मुनाफा, फटाफट से जबरदस्त उपज और सबसे ज्यादा चारा। पायोनियर संकर बाजरा बीज 86-90 यानी डबल मुनाफा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्वर्गीय श्री सुमती लाल जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती विमला देवी जैन की पुण्य स्मृति में उनके पुत्रों राजेंद्र कुमार जैन, रविंद्र कुमार जैन एवं नवीन कुमार जैन के सहयोग से डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर व जिला अंधता निवारण समिति अलवर के संयुक्त तत्वाधान में दिल्ली रोड पर सागर रिजॉर्ट फन एंड फूड रेस्टोरेंट रामगढ़ में नेत्र जांच एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक निःशुल्क नेत्र जांच एवं रक्तदाताओं का पंजीकरण किया गया। शिविर में आंखों के विभिन्न प्रकार के रोगों की जांच, मोतियाबिंद, काला पानी आदि डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल के प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञों द्वारा जांच की गई। शिविर में कुल 312 रोगी उपचार के लिए आए, जिनमें से 70 रोगियों को ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। चयनित रोगियों को ऑपरेशन के लिए डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल भेजा जाएगा। साथ ही रक्तदान शिविर भी लगाया गया, जिसमें 23 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ। शिविर में आने वाले सभी रोगियों एवं अतिथियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई थी। शिविर में मुख्य अतिथि SDM अमित कुमार एवं शिविर की अध्यक्षता संजय तायल, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस समिति अलवर ने की। विशिष्ट अतिथि RS वर्मा, शाखा अध्यक्ष अलवर, नारायण सेवा संस्थान एवं डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर के समन्वयक अधिकारी समुंदर सिंह एवं डॉक्टर रामपाल सिंह एवं होटल रोटरी ब्लड चैरिटेबल ब्लड सेंटर अनलॉक के डॉक्टर ML मधुकर एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति व समाज सेवी मौजूद रहे। मंच का संचालन व्याख्याता सुरेश नागपाल ने किया। मुंडावर विधायक मंत्री धर्मपाल चौधरी ने गांव सराय कला में पहुंचकर सराय कला ग्राम निवासी पूजा पुत्री स्वर्गीय मोतीलाल मिस्त्री का असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर PG देव कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में चयन होने पर विधायक ने उनके घर पहुंचकर पूजा बेटी का साफा और मालाओं के साथ सम्मान किया। विधायक ने कहा कि पूजा बहन ने मुंडावर का नाम रोशन किया है, ये मुंडावर के लिए बहुत गर्व की बात है। इस दौरान प्रधानपति महेश गुप्ता, स्थानीय सरपंच चंद्रकला चौधरी, सतपाल फतेह सिंह, पीपली सरपंच उमेश यादव, बुधराम मीणा, पूर्व सरपंच सुरेश ढीलन, भूप सिंह, बहादुर मीणा, जीतराम चौधरी, बहन पूजा के भाई संदीप मीणा, मनोज मीणा आदि उपस्थित रहे।
ओड राजपूत समाज के लिए धर्मशाला बनवाने के लिए संत राम ने अपनी अचल संपत्ति भूमि दान की थी। इस भूमि पर रामगढ़ क्षेत्र के और समाज द्वारा भागीरथ धर्मशाला का निर्माण करवाया गया। इसके पश्चात भामाशाह संत राम के देवलोक प्रस्थान के जाने के बाद भामाशाह संत राम की याद में भागीरथ धर्मशाला में उनकी मूर्ति स्थापना का आयोजन प्रातः 251 कलशों की शोभा यात्रा के साथ किया गया। शोभा यात्रा में ओड समाज के कुल देवता भागीरथ और भगवान भोलेनाथ की मनमोहक झांकियां निकाली गई। शोभा यात्रा के पश्चात मूर्ति स्थापना में शामिल होने आए समाज के व अन्य अतिथियों का और समाज कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा माल्यार्पण कर साफा बांधकर स्वागत किया गया और उन सबकी मौजूदगी में विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ मूर्ति स्थापना करवाई गई। मूर्ति स्थापना के पश्चात धर्मशाला में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि युवा भाजपा नेता जय आहूजा रहे व अध्यक्षता मनखा राम सरपंच, सुदेश खामरा, रामस्वरूप पूर्व सरपंच, ओम प्रकाश मांग, दीवान चंद, रमेश चंद और प्रदेश सचिव OICC राजस्थान अमन कुमार, लेखराज दाऊ, रामजस कदावला, प्रहलाद, रवि बादल, यादराम चौहान, मानकी, सतीश कदावला, लोकेश, अमर सिंह, किशोर लाल, राकेश ललावंडी आदि मौजूद रहे। आज रामगढ़ विधानसभा में स्वर्गीय श्री संत राम की पुण्यतिथि पर उनकी मूर्ति अनावरण पे पहुंचने का मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने राज्य अध्यक्ष कोट समाज होने के नाते मैंने समाज से आह्वान भी किया है। हमने हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है और हमारे समाज ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलाने का काम किया है और मैंने मीडिया के माध्यम से पत्रकार साथियों के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्य नेताओं के पास एक बात कहना चाहता हूं कि अब की बार हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों में विधानसभा रामगढ़ से हमारा समाज पारी खेलने जा रहा है और हमें आशा और उम्मीद भी है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर पूरा विचार भी करेगी और समाज के किसी न किसी अच्छे साथी को टिकट देकर प्रत्याशी बनाकर विजय होने का काम करेंगे। मैं फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का धन्यवाद भी करूंगा और पूरे उन्हें अनुरोध भी करता हूं कि इस बारे पूरा विचार किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा से आज संत मूर्ति पर आज धर्मशाला है रामगढ़ है उस पर समाज एकत्र हुआ है और समाज होने के बाद में प्रसादी भंडारा चला। मूर्ति पे सभी वक्ताओं ने अपने वक्तव्य रखे हैं। जीवों की सहायता के लिए आर्य कन्या विद्यालय समिति अलवर के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के सहयोग से गौ जीव परमार्थ सेवा संस्थान तुलेड़ा को बीमार व पीड़ित जीव एवं गोवंश के लिए 10 क्विंटल हरा चारा गौशाला के मिनी ट्रक से वैदिक विद्या मंदिर स्वामी दयानंद मार्ग अलवर से गौ जीव परमार्थ सेवा संस्थान तुलेड़ा के लिए भिजवाया गया। ये जानकारी कमला शर्मा, निदेशक आर्य कन्या विद्यालय समिति स्वामी दयानंद मार्ग अलवर ने दी। मुंडावर विधायक मंत्री धर्मपाल चौधरी ने चुड़ला ग्राम निवासी प्रदीप गुर्जर को कजाकिस्तान में होने वाली इंटरनेशनल जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में चयन होने पर चुड़ला ग्राम में उनके निवास स्थान पर पहुंचकर प्रदीप गुर्जर को साफा पहनाकर प्रदीप गुर्जर का मान सम्मान किया। विधायक ने कहा कि प्रदीप गुर्जर ने मुंडावर का नाम देश और विदेश में बढ़ाया है। इसके लिए प्रदीप को बधाई व शुभकामनाएं। प्रदीप गुर्जर की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि वो निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और मुंडावर का नाम रोशन करते रहे। इस दौरान प्रधानपति महेश गुप्ता, हटुंडी सरपंच, पिपली सरपंच उमेश यादव, शीशराम गुर्जर, सुमन चौधरी, राज गुर्जर, जले गुर्जर, पप्पू गुर्जर आदि उपस्थित रहे। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से देशी शराब के करीब 48 पौवे जब्त किए हैं। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक ने बताया कि कोतवाली थाने पर मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि एक युवक जिसका नाम मदन जाटव है, जो कि दिल्ली दरवाजा बाहर गंगा मंदिर के पास का निवासी है, वह दिल्ली दरवाजा से सरस डेयरी के बूथ अवैध रूप से शराब बेच रहा है। टीम गठित कर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और शराब बेचते हुए आरोपी मदन जाटव को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा शराब बेचने के लाइसेंस के संबंध में पूछताछ की गई तो युवक के पास लाइसेंस नहीं होना पाया, जिस पर पुलिस ने आरोपी को आबकारी एक्ट में गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपी कब्जे से पुलिस को 48 अवैध शराब के पौवे जब्त किए गए हैं। अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया।
वह दिनांक 15/6/2023 को सायकालीन गश्त के दौरान मुख्य द्वारा सूचना मिली कि दिल्ली दरवाजा बाहर सड़क बूथ के पास एक व्यक्ति शराब बेच रहा है। इस इत्तला पर वहां पहुंचा, जहां पर मदन कुमार पुत्र गिरिराज प्रसाद जाति जाटव निवासी दिल्ली दरवाजा बाहर गंगा मंदिर के पास जो अवैध रूप से शराब बेच रहा था, जिसके कब्जे से 48 पौवे देसी शराब बरामद किया है। इस संबंध में थाना हाजा पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। अलवर आबकारी विभाग ने विभिन्न जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने हथकढ़ शराब से भरी हुई ट्यूब को बरामद किया है। आबकारी विभाग के पीओ सतीश कुमार ने बताया कि काफी दिनों से सूचना मिली थी कि ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास इलाके में अवैध रूप से हथकढ़ शराब बेची जा रही है और वह लोगों के स्वास्थ्य को खराब कर सकती है। इस सूचना पर आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां हथकढ़ शराब बेचने वाले आरोपी अवैध रूप से हथकढ़ शराब बेचने में लगे हुए थे, जिनको टीम ने घेराबंदी करते हुए पकड़ा और उनके कब्जे से अवैध रूप से बेची जा रही हथकढ़ शराब बरामद की है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी गज्जे सिंह निवासी सरदारों का बास घटाला, अंग्रेज सिंह निवासी सरदारों का बास घाटला, गुरमेज निवासी पड़ीसल और राजेंद्र निवासी नसोपुर को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 15/6/2023 को मैं जाब्ता के साथ यहाँ से थाने से रवाना होकर घाटला पड़ीसल रेड गश्त करते हुए गांव घाटला में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए, जिसके पास एक रबर ट्यूब में 55 लीटर हथकढ़ नाजायज शराब बरामद की गई। दूसरे के पास से 52 लीटर एक प्लास्टिक जरीकन में प्राप्त की। और आज सुबह एक अभियुक्त पूर्व का फरार, उसको रेलवे पड़ीसल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार करके लाया गया। एक अभियुक्त नशोपुर से पूर्व का गिरफ्तार करके लाया गया, जो आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। मेरा नाम सतीश कुमार है, पीओ सतीश कुमार। जन जन के आस्था के प्रतीक और अलवर के आराध्य भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर में गणेश पूजन के साथ अलवर का प्रसिद्ध लक्खी जगन्नाथ मेला महोत्सव शुरू हो गया है। आज मंदिर में गणेश पूजन के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मंदिर के महंत ने बताया कि गणेश पूजन के साथ विधिवत मेले का महोत्सव शुरू हो गया है। मुख्य कार्यक्रम 26 जून से रूपबास में होंगे। उन्होंने बताया कि उड़ीसा के जगन्नाथपुरी से भगवान की पिछवाई और बंधनवार लगवाई गई है और उसी से ही भगवान की चाकी सजाई गई है। ये अलवर के आराध्य देव है, जहां अलवर सहित उत्तर प्रदेश, हरियाणा से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, मन्नतें मांगते हैं। जिला प्रशासन की देखरेख में ये लक्खी मेला भरता है। मुख्य मेला 6 दिन तक चलता है। प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाएं की जाती हैं और जिला प्रशासन द्वारा इस दिन का अवकाश भी घोषित किया जाता है। 20 जून को प्रातः 8 बजे ध्वज पूजन होगा। इसी तरह 23 जून को सुबह 6 बजे अखंड कीर्तन प्रारंभ होगा। 26 जून को प्रातः 6 बजे अखंड कीर्तन का समापन होगा। दोपहर में झांकी व प्रसाद का वितरण कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद शाम 6 बजे सीताराम की भव्य सवारी निकलेगी, जो सुभाष चौक से रूपबास पहुंचेगी। इसी तरह 27 जून को भगवान जगन्नाथ महाराज की रथ यात्रा निकलेगी, जिसमें दर्जनों झांकियां, प्याऊ, बैंड, करतब करते हुए चलते हुए श्रद्धालु शामिल होंगे। ये सवारी शाम 6 बजे सुभाष चौक से प्रारंभ होगी, जो अलवर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई रूपबास पहुंचेगी। अलवर शहर में 100 से ज्यादा स्थानों पर स्वागत होगा, पुष्प वर्षा होगी। 28 जून को रूपबास में मेला भरेगा। इसके अगले दिन 29 जून को प्रातः 8 बजे सुभाष चौक से जगन्नाथ मंदिर में मैया जानकी की सवारी विशाल भव्य कलश यात्रा के साथ रूपबास पहुंचेगी। उस दिन मेला भरेगा। रात्रि को 10 बजे वरमाला महोत्सव होगा। 30 जून को रूपबास में मेला भरेगा। 1 जुलाई को शाम 5 बजे रूपबास से सवारी प्रस्थान करेगी, जो शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए रात को सुभाष चौक पहुंचेगी। 3 जुलाई को दोपहर 12 बजे ब्रह्म भोज का आयोजन किया जाएगा। गणेश पूजन के साथ और जगन्नाथ जी महाराज की स्तुति के साथ प्रारंभ हो रहा है। आज यहाँ नैनाभिराम भगवान की झांकी है, जिसमें आप देख सकते हैं उड़ीसा जगन्नाथपुरी से भगवान की विशेष पिछवाई और बंधनवार जो है वो मंदिर में लगी हुई है।
आज गणेश पूजन के बाद 20 जून को जोज पूजन होगा, जिसमें भगवान का अभिषेक होगा और पंचामृत वितरण होगा। तत्पश्चात 26 इसमें 3 दिन का अखंड कीर्तन यहाँ पर मंदिर प्रांगण में होगा। मंदिर के रथों को निकाला जाएगा। 26 तारीख को श्री सीताराम जी महाराज की सवारी यहाँ से रूपबास मेला स्थल पधारेगी। 27 तारीख को मुख्य जो है रथ यात्रा श्री जगन्नाथ जी महाराज की धूमधाम के साथ, लवाजमों के साथ, सम्मान के साथ जो है निकाली जाएगी भव्य तरीके से। उसके बाद मैया जी की सवारी 29 जून को, जिस दिन बरमेला होगा, रात्रि को वरमाला महोत्सव मेला स्थल पर होगा और तत्पश्चात मेला वहाँ पर जो धूमपास में श्री रूप हरि जी महाराज का मंदिर वहाँ पर विराजमान है, वहाँ पर ये मेला होगा। और उसके बाद 1 जुलाई को ये रथ यात्रा पूरे लवाज में धूमधाम के साथ यहाँ पर पधारेगी। अलवर के आराध्य देव जो है, इनकी जो स्तुति है, इनके करने से अपनी मन्नत पूरी करने के लिए लोग मेले में दूर दूर से आते हैं, जिसमें खासतौर पर उत्तर प्रदेश और हरियाणा से और अलवर के पूरे जिले के लोग इसमें उत्साह से भाग लेते हैं। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।